यदि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं मैं बहुत ज़्यादा पढ़ करके और बहुत ज़्यादा याद करके इस कमी को पूरा कर लूँगा, पावर ऑफ एलिमिनेशन की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत बड़ी गलतफ़हमी में रख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे एक वायदा किया था और वह यह कि मैं आप सबसे पावर ऑफ एलिमिनेशन पर बातें करूंगा। और सच यह है कि यह वीडियो उसी वायदे को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। पावर का मतलब आप जानते हैं, एलिमिनेशन का मतलब भी जानते हैं। एलिमिनेट करना यानी कि छांटना, निकाल कर बाहर करना, निरस्त कर देना। प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए इस क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है और सच यह है कि यदि यह क्षमता किसी के अंदर नहीं है तो निश्चित तौर पर उसकी जो सफलता है फ्रेंड्स, वह संदिग्ध रहेगी। डेटा के आधार पर मैं ये बात सिद्ध कर सकता हूँ। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो प्री एग्ज़ामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं और उन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना होता है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं कि अगर आपको फैक्ट मालूम है, आपके नॉलेज में उत्तर है, तो आप सही विकल्प तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनरल स्टडीज़ में अगर 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनमें से ऐसे क्वेश्चंस की संख्या कितनी है जिन्हें आप सीधे सीधे नॉलेज के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि धीरे 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 ऐसे प्रश्नों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है और इस बात को बाकायदे सिद्ध किया जा सकता है डेटा के आधार पर। सन 2016 एक ऐसा वर्ष रहा है जब प्री का जो सिलेक्शन है यानी कि कट ऑफ मार्क्स है वो था 116, 116 नंबर। 200 में आपको 116 नंबर स्कोर करने थे मिनिमम। और आज यानी कि पिछले साल यह घटकर 87.54 हो चुका है। अगर मोटे तौर पर कहें तो 28.5 मार्क्स की गिरावट। अब सवाल ये उठता है कि सिविल सर्विस जैसा जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, जिसकी अपनी एक प्रेस्टीज है, जिसे दुनिया के कठिनतम परीक्षाओं में से एक परीक्षा कहा जाता है, उसके स्कोर में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लग पाती है कि इस दौर में जो स्टूडेंट का स्तर है वो लगातार गिरता चला गया है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कही जा सकती है और वो ये कि जो पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर है वो डेफिनेटली लगातार बढ़ता चला गया है, या यूँ कह लीजिए सरल भाषा में कि वो कठिन होता जा रहा है। अब सवाल फिर से यहाँ ये उठता है कि वो कठिन किस रूप में होता जा रहा है। अगर बहुत गौर से आप प्रश्नों को देखेंगे, मैंने ऐसा किया है और बहुत गहराई से और बहुत व्यापकता के साथ इसका अपने ढंग से विश्लेषण करने की कोशिश की है, तो मेरी समझ में जो बात आई वह यह कि जो डायरेक्ट आंसर हो सकते हैं, यानी कि हमने पढ़ा है और उसके आंसर सीधे सीधे किताबों में मिल जाते हैं, हमारे दिमाग में वो फैक्ट हैं और हम उनके उत्तर दे सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की संख्या धीरे 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 लगातार कम होती चली जा रही है। और डेफिनेटली अगर ऐसे प्रश्नों की संख्या कम हो रही है तो कुछ तो ऐसे प्रश्न होंगे, वो किस प्रकार के हैं जिनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वे तो 100 ही हैं। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों की संख्या अब लगातार बढ़ती चली जा रही है जिनके उत्तर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्ट मिलेंगे। अब सवाल यह है कि इन इनडायरेक्ट उत्तर वाले प्रश्नों के साथ आप जूझेंगे कैसे, इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ एक बात मैं आप सबसे सतर्कता के बतौर कहना चाहूँगा कि जब मेरी स्टूडेंट से बात होती है तो वो कहते हैं कि सर ठीक है, इस बार पेपर ऐसा आया था तो अगली बार शायद सरल आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में इस तरह का विचार आना सही है। मैंने इससे ठीक पहले आपसे एक बात कही कि सन 2016 के बाद जो कट ऑफ मार्क्स है वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो क्या यूपीएससी को दिखाई नहीं दे रहा है? अगर यूपीएससी इसके प्रति चिंतित होती या उसने ऐसा फैसला किया होता कि नहीं, इस जो कट ऑफ मार्क्स है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाना है, तो प्रश्नों को सरल कर चुकी होती
और यदि वह ऐसा नहीं कर रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रश्नों के स्वरूप होंगे लगभग लगातार इसी तरह के ही होंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पावर ऑफ एलिमिनेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, आप यूट्यूब पर उनके इंटरव्यूज़ सुनते होंगे, हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से भी आप बहुतों को जानते हों। उनसे बात करके देखिए, उन्हें ध्यान से सुनिए, और अगर वो ईमानदारी से अपनी बात रखेंगे तो सबका लगभग यही कहना होता है कि हमने भी प्री एग्ज़ामिनेशन में डायरेक्ट जो सॉल्व किए क्वेश्चंस, उनकी जो टोटल संख्या होगी वह 35 से ज़्यादा नहीं होगी। कुछ हो सकता है कि 40 तक की बात करते। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस सिर्फ 35 to 40 सॉल्व कर पा रहे हैं, और उसमें भी मान करके चलिए कि आपको लग रहा है कि आपने सही उत्तर दिए हैं, लेकिन कुछ के गलत होने की आशंका रहती है, तो अगर उसमें भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दें तो 30% का स्कोर आप सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस सॉल्व करके कर सकते हैं। लेकिन आपको स्कोर क्या करना है? मुझे लगता है कि आपकी जो तैयारी है, आपका जो टारगेट है, वो एटलीस्ट 50% स्कोर करने का तो होना ही चाहिए। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा और इसे इजी तरीके से ले लें तो एटलीस्ट 45%। तो अब डायरेक्ट के आधार पर आपने 30% के आसपास 30 to 35% स्कोर कर लिया है, लेकिन टारगेट है 45% का। अब चैलेंज ये है कि ये जो 10% का गैप है, इसे आप कैसे पूरा करेंगे। इसके सिवाय आपके पास कोई रास्ता नहीं बच जाता कि आप जो पावर ऑफ एलिमिनेशन है इसका उपयोग करें। राइट फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में आपके दिमाग में किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो पावर ऑफ एलिमिनेशन है वो बेसिकली प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की एक प्रकार से रामबाण औषधि है, और इसका कोई भी विकल्प नहीं है। यदि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ करके और बहुत ज़्यादा याद करके इस कमी को पूरा कर लूँगा, पावर ऑफ एलिमिनेशन की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत बड़ी गलतफहमी में रख रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो पावर ऑफ एलिमिनेशन है वो बेसिकली क्या है। जब आप एलिमिनेशन शब्द सुनते हैं तो हो सकता है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा दबाव आता हो, तनाव आता हो कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, पता नहीं हम समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पहले तो आप बिल्कुल ईजी हो जाइए। इसलिए ईजी हो जाइए क्योंकि आप ऐसा कर ही रहे हैं। आप अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स की एक किताब खरीदनी है, आपको नहीं मालूम है कि आपको किस राइटर की किताब खरीदनी है। तो आप शॉप पर जाते हैं, बुक शॉप पर जाते हैं, और दुकानदार से कहते हैं कि मुझे इकोनॉमिक्स की किताब दिखाओ, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो मेरी मदद कर सके। दुकानदार क्या करेगा? मान लीजिए कि वो आपको 5 बुक्स दे देता है, 5 किताबें आपको इकोनॉमिक्स की देता है, लेकिन आपको खरीदनी है सिर्फ 1 बुक। नाम आपको मालूम नहीं है। अगर नाम मालूम होता तब तो कोई बात ही नहीं थी। तो अब जो वो 5 किताबें उसने आपको दी हैं और उनमें से आपको सिर्फ 1 खरीदनी है, इसका मतलब है कि आपको 4 किताबें एलिमिनेट करनी है, हटानी है। राइट? तो अब ये 4 किताबों को आप निरस्त करेंगे कैसे? यानी कि छांट कर आप बाहर करेंगे कैसे? तो आप उनको थोड़ा सा पलटेंगे, देखेंगे, उसका जो कंटेंट वाला पेज होता है उसमें देखेंगे कि मेरे सिलेबस से कौन कौन सी चीज़ें मैच करती हैं। फिर हो सकता है किसी लेसन को उलट करके देखें और देखें कि ये मेरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, इसकी लैंग्वेज कैसी है, और इसके बाद आप एक किताब सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने क्या किया? एलिमिनेट ही किया। दैट्स ऑल। यही है पावर ऑफ एलिमिनेशन। इसीलिए अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा दबाव तनाव लेकर के मत चलिए कि हम इसे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे। हाँ, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके जो अपने तरीके हैं जिनकी बात हम लोग अभी करेंगे, उन्हें थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा। बड़े आराम से कर लेंगे। लगभग यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्री की वैतरणी है उसे तो आप पार कर ही जाएं। दोस्तों, अब इससे पहले कि मैं आपको पावर ऑफ एलिमिनेशन के बारे में बताऊं, यहाँ मैं 1-2 बातें
आपसे और करना चाहूँगा। देखिए, एक है एलिमिनेशन और दूसरा होता है एस्टिमेशन। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। एलिमिनेट करने का मतलब है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से आप एक एक को कम करते जा रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे उत्तर आपको मालूम नहीं है। तो एक एक को आप हटाते चले जा रहे हैं, यानी कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, और इसके बाद जो बच जाता है, या मान लीजिए कि 2 बच गए, तो इनमें से कोई हो सकता है। यह है पावर ऑफ एलिमिनेशन। दूसरा होता है पावर ऑफ एस्टिमेशन, अनुमान लगाने की क्षमता। इसमें आप ये नहीं बताते कि यह नहीं हो सकता, बल्कि यह अनुमान लगाते हैं कि शायद यह हो सकता है। दोनों आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। यहाँ मेरी सलाह यह होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो उपयोग करना चाहिए वो पावर ऑफ एलिमिनेशन का उपयोग करना चाहिए, या यूँ कह लीजिए कि एलिमिनेट करने की टेक्निक को अपनाना चाहिए। ये मुझे ज़्यादा साइंटिफिक लगता है, क्योंकि जब हम अनुमान लगा रहे होते हैं तो उस समय उसके गलत होने की संभावना इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि हमारा दिमाग पता नहीं किन आधारों पर अनुमान लगाता रहता है। हमने कोई टॉपिक पढ़ा था, उसे समझने की कोशिश की थी, उसमें धुंधलापन रह गया, समझने में कोई दिक्कत रह गई, या अभी जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प इतने उलझाव वाले हैं, इतने जटिल हैं कि सही तरीके से हमारा दिमाग उन विकल्पों को रिसीव नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी जिद है कि हम अनुमान लगा लेंगे। तो वहाँ थोड़ा खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए यदि इन दोनों में आपको किसी एक को चुनने का मौका मिले तो प्लीज़ आप एलिमिनेशन की टेक्निक का ज़्यादा उपयोग करें। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये उत्तर गलत है, इसको जानना उतना ही फ़ायदेमंद है लगभग लगभग जितना कि यह जानना कि यह उत्तर सही है, यानी कि यह सही उत्तर होगा। दोनों लगभग लगभग आपको एक जैसा लाभ देंगे, राइट। एक बात मानकर चलिए कि जिस पावर ऑफ एलिमिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये एक वैज्ञानिक तरीका है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये भाग्य नहीं है कि अरे चलो कोई किसी पर भी निशान लगा देंगे और वह सही हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। जो एलिमिनेट करने की जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है वो इतनी साइंटिफिक होती है कि आप उसका उपयोग करते हुए ऐसी स्थिति तक पहुंच जाएंगे कि नहीं, ये 2 नहीं हो सकते, ये 3 नहीं हो सकते, तो जो बचा हुआ है वो होगा। चलिए, हो सकता है कि 4 विकल्पों में से आप 3 को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हों, लेकिन 2 को तो कर ही लेंगे। विश्वास कीजिए कि आप 2 को कर लेंगे, और यदि आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया तो अब केवल 2 विकल्प बच गए, और 2 विकल्प बचने की स्थिति में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसके सही होने की संभावना 50% हो गई। 50% आप सही हो सकते हैं, और गलत होने पर आपके मार्क्स कितने कटने हैं? 33%। तो आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए, यानी कि आपको निशान लगा देने चाहिए और यहाँ भी आप फ़ायदे में ही रहेंगे? आप कल्पना करके देखिए कि जहाँ 0.1% की कमी के कारण स्टूडेंट प्री को क्वालिफाई करने से रह जाता है, क्या आपको वहाँ ये जोखिम, तथा कथित जोखिम मैं कह रहा हूँ, नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो वाकई में 0.1% से रह गए। तो आपको इस तरह के जोखिम तो लेने ही चाहिए। फ्रेंड्स, तो सच पूछिए तो ये जो प्री एग्ज़ामिनेशन में इस तरह के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है उसका कारण बहुत स्पष्ट है, और कारण यह है कि यूपीएससी इस पैटर्न के जरिए आपके दिमाग की उस क्षमता को जानना चाह रही है कि किस तरीके से आप अनुमान लगाकर या बाकी चीज़ों को निरस्त करके सही स्थिति तक पहुंच सकते हैं। और एक प्रशासक के रूप में आपको इसी तरह से सही निर्णयों तक पहुंचना होगा, क्योंकि आपके पास तो ढेर सारे इनपुट्स होंगे। आपके जो सबऑर्डिनेट है पता नहीं कितने सारे इनपुट्स ला करके आपको देंगे। उन इनपुट्स को आपको खारिज करना होगा कि नहीं, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ये सही शायद नहीं ही होगा, नहीं ये सही हो सकता है। और जितने ज़्यादा आपके निर्णय सही होंगे
आप उतने ही अच्छे प्रशासक सिद्ध होंगे। मैं व्यावहारिक तौर पर आपको एक सलाह दूंगा, प्लीज़ आप करके देखें, आपको मज़ा भी आएगा। हो सकता है कि केबीसी आप देखते हो, अगर नहीं देखते हो तो प्लीज़ कौन बनेगा करोड़पति आप देखिए। खासकर जब कोई भी जो वहाँ गेस्ट होता है और वो लगभग 6 लाख के ऊपर वाले प्रश्नों पर पहुँच जाता है, तो प्रश्नों का जो स्वरूप होता है वो थोड़ा सा कठिन होने लगता है, जटिल होने लगता है। जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप देखिए कि वो किस तरीके से सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करता है। और ध्यान से देखिएगा, आप यही मान करके चलिएगा कि आप इसके जरिए एक पढ़ाई कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से एलिमिनेट करता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, नहीं इसके बारे में मैंने वहाँ सुना था तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह की वो बात करते हैं, क्योंकि समय का दबाव वहाँ ख़त्म हो चुका होता है, तो वो बाकायदे बुदबुदाते भी हैं कि किस तरीके से वो सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बस उनके पास समय का दबाव नहीं है, लेकिन आपके पास तो समय का दबाव है। तो अब इस समय के दबाव से आप उबर कैसे पाएंगे? तो जाहिर है कि प्रैक्टिस के जरिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो पावर ऑफ एलिमिनेशन के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि वहाँ फटाफट एलिमिनेट कर सके। तो दोस्तों, अब मैं आपसे इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि ये जो पावर ऑफ एलिमिनेशन है, ये बेसिकली एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है, और इस क्षमता को आप कैसे विकसित करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं, मैं इसके बारे में केवल 3 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मुझे लगता है कि अगर आपने इन 3 पॉइंट्स का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर लिया तो डेफिनेटली एलिमिनेट करने की जो आपकी पावर है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो मान करके चलिए कि प्री एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के बारे में आपके मन में जो इतना संदेह होता है, इतना तनाव रहता है, वो काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। तो जो पहला तरीका है दोस्तों, वो फोकस से जुड़ा हुआ है। फोकस स्टडी, ये शब्द आपने सुना होगा, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आइए इसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इटली के एक अर्थशास्त्री हुए हैं विल्फ्रेडो पैरेटो, नाम शायद आपने सुना हो। विल्फ्रेडो पैरेटो आज से लगभग 125 साल पहले 1896 में उन्होंने पैरेटो प्रिंसिपल दिया था। उस सिद्धांत के तहत उन्होंने 80-20 की बात कही थी। 80-20 का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि ये जो इसमें से जो 20 लोग हैं, ये जो 100 लोग काम कर रहे हैं, इसमें से केवल 20 लोग ऐसे हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का 80% काम कर लेते हैं। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि ये 20 लोग सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और लगभग 80% बोझ को ये केवल 20 लोग ही संभाले हुए हैं। दरअसल उन्होंने ये जो थ्योरी है वो अपने बगीचे से निकाली थी। उनके बगीचे में ढेर सारे फलों के वृक्ष लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, और उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो 20 तरह के जो पौधे हैं वो 80% टोटल फल दे रहे हैं। तो इसे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई किया और ये सही भी निकला। 20% लोग 80% काम करते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और समझदार ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इन 20 लोगों पर ज़्यादा ध्यान देगा कि भैया 80% काम तो यही लोग करेंगे। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं कहने यही जा रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है, आप कभी उसे ध्यान से देखिए और इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए, तो आप पाएंगे कि आपके जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे कुछ ही चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाने का जो प्रतिशत है वो थोड़े से ही चैप्टर्स से है। हाँ, जो थोड़े से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे बहुत से चैप्टर्स से हैं। स्टूडेंट यहाँ फंस जाता है, आप यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान फिर ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं इन पर नहीं जाता, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो हम बना ही लेंगे, बन ही रहे हैं। जिन्हें आप नहीं बना पा रहे हैं, जिसके बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते हैं और अंततः जो रिज़ल्ट आता है वो आपके पक्ष में नहीं आता।
तो फोकस्ड स्टडी के लिए मुझे जो पेरेटो का प्रिंसिपल है वो बहुत सही मालूम पड़ता है कि कुछ टॉपिक्स आप चुन सकते हैं और बड़े आराम से चुन सकते हैं। ये कोई भाग्य की बात नहीं है, कोई संयोग की बात नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। बाकायदे आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, प्री के भी होते हैं, मेंस के भी होते हैं, और ये बात मैं दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए कह रहा हूँ। तो जब आप फोकस्ड तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो होगा ये कि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो जो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं उनमें आपके गलत होने की संभावना नहीं के बराबर होगी। उन्हें आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और जो फोकस्ड स्टडी आपने की है इसके फैक्ट आपके दिमाग में है। आपने अपने दिमाग को बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोझिल नहीं बना लिया है, उसमें ढेर सारी चीज़ें नहीं भर ली हैं। जो भी हैं वो बड़े फोकस्ड तरीके से हैं। तो आपके दिमाग में ये जो फोकस्ड तरीके से फैक्ट्स मौजूद हैं, ये बाकायदे जब आप एलिमिनेट कर रहे होंगे रॉन्ग आंसर को तो उसमें आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट याद आ करके आपको बताएंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, इसके होने की संभावना नहीं है। हालांकि मेरी बात अभी आपको थोड़ी सी अटपटी सी लग रही होगी, थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी लग रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। आप करके देख ले, कुछ प्रश्नों के साथ तो आप कर सकते हैं ऐसा। अगर आपको मेरी इस बात पर भरोसा होता है तो फिर आपको चाहिए कि आप इसे आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, जो पहला जो तरीका है वह है कि आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो फोकस्ड तरीके की होनी चाहिए। जो दूसरा है फ्रेंड्स, और ये मैं समझता हूँ कि सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के पढ़ने का सर्वोत्तम और एकमात्र तरीका भी है, और वो ये है कि आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा उसे समझना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग का जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें हम लोगों ने एक तरीके से स्लोगन ही दिया हुआ है कि यहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता, समझाया भी जाता है। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप देखिए, ध्यान से देखिए, तब आपको मेरी बात पर ज़्यादा भरोसा हो सकेगा कि वो आपके समझ पर आधारित होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे फैक्ट पर आधारित होते हैं कि ये घटना किस सन में हुई या इसके कहने का अर्थ क्या है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को समझ लिया है तो वही सही मायने में आपके अंदर एलिमिनेट करने की क्षमता को डेवलप करता है। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे किसी भी टॉपिक को। इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ाई करनी। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ते समय केवल आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसे ज्योग्राफी से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में प्लेसेस हैं। आप उसे बाकायदे सोशियोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पीरियड है, वहाँ का समाज है, उस समय का समाज है। तो आप पाएंगे कि विषय एक होता है, लेकिन उस एक विषय में दूसरे भी विषय मिले हुए होते हैं। अब ये बात अलग है कि जिसे आप पढ़ रहे हैं वो सबसे प्रमुख विषय है और दूसरे विषयों का जो रोल है वो थोड़ा थोड़ा है। तो जब आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ रहे होते हैं तो जो उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आपकी बहुत वाइड होती चली जाती है और डेप्थ में भी होती चली जाती है। और इसका नतीजा ये होता है कि आपके अंदर एक लॉजिक पावर ऑटोमेटिक तरीके से डेवलप हो जाता है। आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक तरीके से डेवलप होगा ही, वो उसका आउटपुट ही है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके सामने विकल्प आएंगे तो आप बहुत तेज़ी के साथ ऐसे विकल्पों को हटा देंगे कि नहीं, यह तो नहीं हो सकता। आपको नहीं मालूम है कि क्या हो सकता है, लेकिन आपको यह जरूर मालूम हो जाएगा कि नहीं, यह नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक टॉपिक को बहुत अलग अलग तरीके से सहारा दे रखा है, सपोर्ट दे रखा है दूसरे विषयों के जरिए। और अब ये जो दूसरे विषय हैं जिनको आपने सपोर्ट दिया था, अब ये आपको सपोर्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, यदि आप इसे डिमांड एंड सप्लाई के थ्योरी से जोड़ करके देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
कि वैसे पढ़ने में ये कितने जटिल से लगते हैं, याद करने में याद नहीं होते, और यदि याद हो गए तो फिर याद रह नहीं पाते हैं। लेकिन आप उन्हें डिमांड एंड सप्लाई से जोड़ करके देख लीजिए कि इस डिसीजन से जो मुद्रा की सप्लाई है वो बढ़ेगी या कम होगी, और यदि सप्लाई कम हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ेगा, यदि अधिक हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ेगा। आप पाएंगे कि यही एक टॉपिक जो इतना कठिन सा, इतना कॉम्प्लेक्स वाला लग रहा था, अब कितना सरल हो गया। और जिस क्षण आपको लगने लगे कि अरे ये तो सरल हो गया, या आप समझ लीजिए कि आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और उसी क्षण आपके अंदर कम से कम उस टॉपिक से संबंधित जो पावर ऑफ एलिमिनेशन होनी चाहिए वो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट है वह है कि आप टॉपिक को समझें, बहुत अच्छे तरीके से समझें, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ समझें। दोस्तों, अब मैं आता हूँ तीसरे और आखिरी पॉइंट पर, और यह है रेंज ऑफ नॉलेज। रेंज ऑफ नॉलेज कहने का मतलब है कि आपने कितना अधिक पढ़ रखा है, जो पढ़ने का जो क्षेत्र है आपका वो कितना व्यापक है। देखिए, जो आपका सिलेबस होता है उसके बारे में आप पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको समझने की भी कोशिश करनी है। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, या यूँ कह लीजिए कि सजेशन है, और वो ये है कि प्लीज़ उनसे भी हट कर कुछ पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। आप देखिए कि किन विषयों में आपकी रुचि है, टाइम पास के लिए ही सही, जो वक्त खाली मिलता है उसमें आप इन विषयों को पढ़ें, चाहे वो नॉवेल्स ही क्यों ना हो, कविताएं ही क्यों ना हो, कहानियां ही क्यों ना हो, या दूसरे सब्जेक्ट जो आपको बेहतर लगते हों, आप उन्हें पढ़ें। और अच्छा होगा कि आप अलग अलग विषयों को पढ़ें, भले ही वो आपको रुचिकर न लगते हों। इसीलिए पढ़ लें कि नहीं, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का ही पार्ट है। जब आप ऐसी पढ़ाई करेंगे तो उनमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा। आपको याद नहीं करना है, कोई पॉइंट्स भी नोट नहीं करने, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई अंडरलाइन नहीं करना है, बस आप केवल पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। लेकिन हाँ, थोड़े इत्मीनान के साथ। आपको आश्चर्य होगा जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे कि कहाँ की पढ़ी हुई कौन सी बात अब आपके दिमाग में उभर कर यहाँ आपकी मदद कर रही है। आपको आश्चर्य होगा। और एक बात जो मैंने आपसे कही थी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से जब आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि दूसरे सब्जेक्ट ऑलरेडी इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं, तो आपका जो रेंज ऑफ नॉलेज है वो ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। जो बात मैंने पढ़ने के बारे में कही है वही बात आपकी दूसरे एक्टिविटीज़ के बारे में भी हो सकती है। आप ऑब्जर्व करने की आदत डालिए, ऑब्जर्वेशन पावर को अपने बढ़ाइए, उससे भी आप देखिए कि कैसे चीज़ें आपके दिमाग में आती चली जाएंगी। अगर कोई बात हो रही है, आप मान लीजिए कि किसी का लेक्चर सुनने जा रहे हैं, तो आप उन्हें ध्यान से सुनिए, उनकी बातें आपके दिमाग में दर्ज होती चली जाएंगी, और इस तरीके से आपके पास जो नॉलेज है, नॉलेज न भी कहें तो इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, उसका एक अच्छा खासा खजाना इकट्ठा हो जाएगा, कहानी किस्सों के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ तक कि जब आप फिल्में देखेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि फिल्मों की सुनी हुई, देखी हुई कितनी सारी चीज़ें यहाँ आपके मदद के लिए मौजूद हैं, वो आपके मददगार होंगी। जब आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों अपने को बहुत एनरिच पाएंगे। मैंने अभी 3 पॉइंट्स की आप सबसे चर्चा की है, आप करके देखें। यदि आपने 6 महीने भी इस पर काम कर लिया, आप चाहें तो बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप अभी अपनी स्थिति देख लें कि अभी मेरा क्या स्कोर होता है, मेरी क्या स्थिति है, मैं कितना एलिमिनेट कर पाता हूं। इसके बाद इन तीनों पॉइंट्स पर आप काम करना शुरू कर दें। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, एटलीस्ट 6 महीने आपको इसके लिए समय देना चाहिए, और फिर आप अपने को फिर से टेस्ट कर लें। आप पाएंगे कि आपकी स्थिति बेहतर हो गई है। अगर स्थिति बेहतर हो गई है 6 महीने में इतनी, तो 1 साल तक अगर आप करते रहे तो आप सोच कर देखिए कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे। और दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ, इसके बाद आपको ये डर नहीं लगेगा कि प्री में मेरा क्या होगा। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं।
और यहाँ तक कि जो बाकायदे सेलेक्ट हो चुके हैं, आप उनसे बात करके देखिए तो वे भी बताते हैं कि जो डर लगता है ना, वो प्री से लगता है, मेन से तो डर ही नहीं लगता। डरने की बात तो है, चैलेंजिंग तो है, लेकिन इस चैलेंज के अपने उपाय भी हैं, इसके तोड़ भी हैं। और इनफैक्ट मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो पावर ऑफ एलिमिनेशन है, इसका सर्वोत्तम तोड़ हो सकता है, सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। और दोस्तों, इसे करने के लिए, इसे पाने के लिए आपको कोई कसर उठाकर नहीं रखनी चाहिए। प्लीज़ डू इट, आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, बिलीव ऑन मी। तो दोस्तों, यह पावर ऑफ एलिमिनेशन का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें मैंने इसके सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा की, अपनी क्षमता आप कैसे बढ़ा सकते हैं उसके तरीके बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबसे पावर ऑफ एलिमिनेशन का उपयोग करते हुए आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तौर पर आपके सामने रखूँगा। यानी कि क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं, उन्हीं को आधार बनाकर हम लोग इसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।